हेलो डियर फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे अक्षांश और देशांतर। तो किस तरीके से हमने अक्षांशों की आवश्यकता क्यों होती है हमारी पृथ्वी में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने स्टडी की। ठीक है, तो कल वाली क्लास के बारे में अपन नॉर्मल ब्रीफली स्टडी करते हैं। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर क्या होती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है। तो अक्षांश और देशांतर क्या काम करती है। अक्षांश व देशांतर का उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अक्षांश और देशांतर सम्मिलित रूप से एक ग्रिड सिस्टम का निर्माण करती है, यानी रेखा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और रेखा तंत्र क्या करता है, स्थिति और मैपिंग और लोकेशन के बारे में बताता है। देशांतर क्या क्या काम करती है, समय के बारे में बताती है। और अक्षांश क्या काम करते हैं, तापमान के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल। अब एक बात बताइए अक्षांश के बारे में कि भूमध्य रेखीय तल से ऊपर की ओर जाने पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और नीचे की तरफ जाने पर सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा को 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा काटती है। ठीक है, तो इससे इधर वाली पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा आधे देशांतर इधर रहते हैं, आधे इधर। ठीक है, 180 इधर रहता है, 180 इधर रहता है और 0 डिग्री इधर रहता है। ठीक है, ये देशांतर समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अक्षांश, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कल की क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी को दर्शाता है। मैंने बताया था आपको, कल पढ़ा था कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी की सतह पर, जैसे पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश, यानी कि यहाँ का अक्षांश मेरे को लेना है, तो किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल, यानी विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी, यहाँ से कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस बन रही है ना, तो कोणीय दूरी को दर्शाता है अक्षांश। ठीक है, इतना पढ़ा। उसके बाद अपने पास फैक्ट थे कि अक्षांश के बारे में, कि अक्षांश में क्या क्या फैक्ट है। तो अक्षांश के फैक्टों को अपन देखते हैं एक एक करके। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने डिग्री अक्षांश रहते हैं, 90, टोटल 90 होते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसमें भी 90 होता है, और एक 0 डिग्री रहता है जो भूमध्य रेखा से जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो टोटल कितने अक्षांश हुए, 181। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की संख्या, कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो 179 होती है, क्योंकि 181 में से -2 किया अपन ने 179, तो 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। अब ये -2 अपन ने क्यों किया, क्योंकि अक्षांश रेखाएं होती है जो पृथ्वी के जो है ना चारों ओर, यानी एक गुणन पूरा करती है, यानी कि गोलाकार रहती है, वृत्ताकार रहती है। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ये, जैसे ये अक्षांश हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से एक गुणन पूरा करती हैं अक्षांश रेखाएं, वापस आके मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो पोल्स है हमारे, पोल्स में ओनली बिंदु रहता है, यानी कि अक्षांश, यहाँ पे अक्षांश रेखाएं नहीं होती। पोल्स पे, दोनों पोल्स पे पॉइंट फॉर्म में होता है, उत्तरी ध्रुव पे भी और दक्षिणी ध्रुव पे भी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट फॉर्म में रहता है, यहाँ अक्षांश रेखाएं नहीं होती। ठीक है, तो 2 ये माइनस हो गए। ठीक है, बिंदु शेप में रहते हैं, क्योंकि ये ध्रुव पर केवल एक बिंदु पाया जाता है, और ये एक दूसरे के समांतर होती है। आप देख ही रहे हो, ये एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे में मिल रही है क्या, नहीं मिल रही ना, तो ये एक दूसरे के समांतर रहती है, यानी और इन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने आपको बता दी कल कि 111 किलोमीटर होती है, यानी 2 अक्षांश ये, एक अक्षांश ये, एक अक्षांश ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। मैंने बता दिया आपको, पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखो, ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों की लंबाई कम हो रही है। यहाँ देखो, ये हमारी विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी एक बात यहाँ पे देखो कि ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है। यानी अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई सर्वाधिक कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा के, जैसे ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक पूर्ण चक्कर काट के पृथ्वी के आ गया ना, तो यानी कि अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक है ना। ठीक है,
उस भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक है। तो भूमध्य रेखा पे यानी विषुवत रेखीय तल पे जो अक्षांश रहता है, वहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी रहती है 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम पोल्स विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये अक्षांशों के बीच की दूरी मतलब घटती जाती है और अक्षांशों की संख्या भी छोटी होती जाती है। समझ रहे हो आप? मतलब इनके बीच की दूरी नहीं, हाँ इनके भी एक बात, हाँ एक पॉइंट गड़बड़ कर दिया। आप ये समझिए, ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा पे अक्षांश रेखाओं की लंबाई सर्वाधिक होती है। एक बात बोलो, जैसे यहाँ से मैंने ये कोई बॉल है, इसको अपन बीच में से काट देते हैं, तो एक बात बताओ, वहाँ का एरिया सबसे ज़्यादा रहता है ना, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ यानी पोल्स की तरफ जाते हैं तो उसका एरिया कम होता जाता है, ठीक है। अब जैसे विषुवत रेखा पे देखो कितना गुणन कर रहा है, कितना बड़ा वृत्त बन रहा है, और धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो छोटा होता जा रहा है। तो पोल्स के पास देखो बिल्कुल छोटा हो गया, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, ठीक है। अब एक बात और बताता हूँ मैं कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे में ये कभी नहीं मिलती। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? हर अक्षांश रेखा के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी कि विषुवत रेखा पे भी 111 किलोमीटर होगी और लगभग पोल्स पे भी, यानी किसी भी पृथ्वी के किसी भी जगह अपन देख लेंगे तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में निम्न अक्षांश होते हैं और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मध्य अक्षांश होता है और 60 डिग्री के 90 डिग्री के बीच में उच्च अक्षांश होता है। इतना अपन ने पढ़ा। तो अपन ने ये सारी चीज़ें देखी। इन सारी चीज़ों के देखने के बाद मैंने आपको कल एक पॉइंट और बताया था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ विषुवत रेखा पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और 0 डिग्री से 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण में। तो इन दोनों के बीच में ये कौन सा तल होता है? विषुवत रेखीय तल, यानी इक्वेटोरियल यानी ट्रॉपल, हाँ इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं इसे, और ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय की बात आती है, ट्रॉपिकल जोन होता है ये, यानी इसका दूसरा नाम होता है टोरॉइड जोन। मैंने इसके बारे में आपको कल बता दिया था कल की क्लास में, तो आपको कल की क्लास में आप देख लेना वहाँ से कि किस तरीके से मैंने वहाँ पे बता रखा है, तो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं देशांतरों के बारे में। तो देशांतर क्या होता है? देशांतरों को हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जैसे ये हमारे अक्षांश होते हैं तो ये हमारे देशांतर होते हैं, ठीक है। तो देशांतरों के बारे में पढ़ते हैं कि देशांतर होते क्या हैं, ठीक है। तो देशांतरों के बारे में पढ़ने के लिए नॉर्मली अपन ग्लोब से स्टडी करेंगे इनको। तो ग्लोब से स्टडी करने के लिए आप देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारे अक्षांश है और ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है। यहाँ से डिसाइड होता है कि देशांतर 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, टोटल यहाँ पे कितने जाते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। और इधर भी कितने? 0 डिग्री से 180 डिग्री, टोटल कितने होते हैं देशांतर? 360 होते हैं। और 360 के साथ साथ 1 डिग्री 0 डिग्री को कौन गिनेगा? तो 360 प्लस 0 कितने हो गए? टोटल 361 देशांतर होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। पहले तो ये देखते हैं कि देशांतर होते क्या हैं। देशांतर होते क्या हैं? तो एक बात बताओ, आप ये ग्लोब देख रहे हो एक तरीके से, यानी कि पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर, यानी ये पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा, ये अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा है, बीच में से जा रही है जो प्रधान मध्याह्न रेखीय तल, यानी ये यहाँ से रेखीय तल से कोणीय दूरी को दर्शाता है, यहाँ से एंगल नापा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तल के पूर्व तथा पश्चिम में देशांतर मापे जाते हैं, ठीक है। पूर्व इधर और पश्चिम में देशांतर मापे जाते हैं। इधर कितने देशांतर है? 180, इधर कितने हैं? 180, और यहाँ कितना है? ये 0 डिग्री, तो टोटल कितने हुए? 360 प्लस 0 डिग्री कितने हुए? 361। ये देखो 180 डिग्री इधर, 180 इधर और 0 डिग्री ये, टोटल कितने हो गए? 361। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 361, ठीक है। मानक देशांतर डिग्री दर्शाई जाती है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर समांतर होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से देशांतर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात बताओ, तो इधर से भी समान होगा,
यानी इधर से एक बात बताओ, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये कहीं जाके तो पृथ्वी में ऐसे मिल जाएंगे ना। तो ये जहाँ से ऐसे मिलेंगे, यानी कि ये पृथ्वी है अपनी, तो इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा है। अब इधर तो अपन ने देख लिया 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है। अब ये पूर्व और पश्चिम किसी जगह पे तो मिलेंगे ना, तो वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो उस 0 डिग्री को हम एक बार ही काउंट करते हैं, तो टोटल कितने देशांतर हुए? 360, ठीक है। तो देशांतरों की संख्या 360 होती है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर समांतर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। ऑब्वियस सी बात है, जब ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसको अपन अब ये पृथ्वी है, अब इसको अपन मानचित्र पे अपन देखते हैं तो एक फैले हुए पेज की तरह दिखाई देता है ना। तो उसमें देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा वाला भी समान है, यहाँ वाला भी समान है, यहाँ वाला भी समान है, यहाँ वाला भी समान है, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है, आ गया समझ में? तो मैंने बता ही दिया कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि अक्षांश अर्धवृत्त का निर्माण कर रहे थे, है ना, और देशांतर नहीं, अक्षांश किसका निर्माण कर रहे थे? एक वृत्त का पूरे, यानी गोले का निर्माण कर रहे थे ना, यानी वृत्त का पूरा, ठीक है। अगर कोई अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होता है तो पूरा घूम के पृथ्वी के आता है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है? देशांतर में क्या हो रहा है? एक आधा वृत्त बना रहे, एक नहीं बना रहे, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये जो ग्रीनविच रेखा है, इसे बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ये ग्रीनविच रेखा के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अभी पहले अपन ये देखते हैं कि देशांतर के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, पहले उनको देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवतरीय तल क्षेत्र से मापी जाती है। मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि एक बात मेरे को बताओ। अब ये देशांतर इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब एक बात बताओ, पोल्स पे देशांतर लगभग दो देशांतरों के बीच की दूरी कम है ना, है कि नहीं? और यहाँ विषुवतरीय तल पे सबसे ज़्यादा है कि नहीं? दो देशांतरों के बीच की दूरी। तो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूरी विषुवतरीय क्षेत्र में होती है देशांतरों की, ठीक है। वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। और पोल्स पर लगभग 0 होती है, ठीक है। तो यानी कि अब मैं एक बात बताता हूँ, विषुवत रेखा से ऊपर या फिर विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती है, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पाई जाती है तथा ध्रुवीय क्षेत्र में सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है, इधर से उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है। समझ गए? ध्रुवीय क्षेत्र में सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं। देशांतर का उपयोग स्थानीय समय गणना के लिए किया जाता है। स्थानीय समय गणना के लिए किया जाता है। अगर सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्योदय पूर्व से होता है, ठीक है। तो इधर से सूर्योदय होगा तो इधर का टाइम सबसे आगे होगा, सबसे लास्ट का टाइम इधर पश्चिम दिशा का रहता है, ठीक है। तो देशांतर का उपयोग करते हैं समय निर्धारण के लिए। अब पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से यानी एक ग्रीनविच रेखा जाती है, वहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व का, ठीक है। तो 12 घंटे इधर पृथ्वी से, 12 घंटे इधर, ठीक है। इसके बारे में अपन ग्रीनविच रेखा के बारे में किस तरीके से समय का निर्धारण करती है ये अपन इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, इतना हो गया अपने देशांतर के फैक्ट हो गए इतने। तो अपन आगे बढ़ें। तो अगला पॉइंट है वृहत वृत्त, ग्रेटर सर्कल। ये क्या होता है? तो कोई भी ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है उसे वृहत वृत्त बोलते हैं। एक बात बताओ, देशांतर अपन ने पढ़ ही लिया, तो देशांतर में एक सबसे बड़ा वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा इस जगह पे अक्षांश के तरह, तो उसे वृहत उसे बोल देते हैं। एक सबसे बड़ा अक्षांश के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा वृहत वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसे बोल देते हैं वृहत वृत्त। यानी कि कोई भी ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी विषुवतरीय तल जो भूमध्य रेखा है वो एक तरीके से अक्षांश के तौर पे काम करता है, तो वो वृहत रेखा होती है, ठीक है। अक्षांशों में केवल विषुवत रेखा वृहत वृत्त का निर्माण करती है, मैंने बता दिया। देशांतरों में सभी देशांतर वृहत वृत्त का भाग होते हैं, ठीक है। देशांतरों में सभी देशांतर वृहत वृत्त का भाग होते हैं कि नहीं होते? यहाँ से ग्रीनविच रेखा जा रही है, ठीक है, ठीक है। एक तरीके से ये भी देशांतर का काम करती है।
यहाँ से 0 डिग्री जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 45 डिग्री 90 डिग्री, एक तरीके से विषुवत रेखा से ही तो जा रही है सारी। तो विषुवत रेखा का कोई का ही तो भाग है। तो देशांतरों में सभी देशांतर वृत्त वृत्त का भाग होते हैं, परंतु किन्हीं 2 देशांतरों को वृत्त का निर्माण करने के लिए उनका योग 180 होना चाहिए। मतलब कि देशांतरों को वृत्त का निर्माण करने के लिए इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। समझ गया? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये अपने फैक्ट कंप्लीट हुए। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्थानीय समय गणना। ये क्या होती है? इतना समझ में आया? तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, स्थानीय समय गणना, लोकल टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है लोकल टाइम कैलकुलेशन? मैंने आपको एक बात बताई थी, देशांतर। देशांतर के क्या काम कर रहे थे? एक बात बताओ। एक तरीके से अर्धवृत्त होता है, तो टोटल देशांतर कितने होते हैं? 360। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते? एक 0 डिग्री है तो 361 है टोटल। तो 360 ही काम आते हैं 180 डिग्री ये पूर्व दिशा में, 180 डिग्री पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है, तो स्थानीय समय गणना के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। और वो किस तरीके से होता है? एक बात बताओ, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। तो ये जब ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ना, तो यहाँ से पूर्व में 180 डिग्री, यहाँ से पश्चिम में 180 डिग्री। तो एक बात बताओ मेरे को, टोटल कितने हुए? 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री को निर्धारण किस तरीके से होता है? तो एक बात बताओ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ पहले से, कि 360 जो डिग्री है ना, उसमें से 1 डिग्री को पार करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें, या 1 घंटे में कितने डिग्री क्रॉस होता है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 1 डिग्री क्रॉस होने के लिए 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री क्रॉस होने के लिए कितने मिनट लगते हैं? सूर्य जब सूर्योदय होता है तो 1 डिग्री, यानी कि देशांतर को पार, एक डिग्री दो देशांतर है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को पार करने में कितना टाइम लगता है सूर्य को? 4 मिनट। ठीक है, तो जब 4 मिनट लगता है तो ऑब्वियस ही बात है, तो 1 घंटे में कितना लगेगा? कितना लगेगा? 1 घंटे में कितना लगेगा? तो 15 चौक 60 लगेगा नील का। तो यानी कि 15 डिग्री जो क्रॉस करने में कितना मिनट लगता है? ठीक है, 15 डिग्री क्रॉस करने में 1 घंटा लगता है। तो जब 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा लगता है, तो टोटल फिर 24 घंटे में 360 होने में कितना लगता है? तो 15 × 24। ठीक है, तो 360 हो जाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री देशांतर। तो अपन इसके बारे में कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं है तो। स्थानीय समय गणना के लोकल टाइम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो किस तरीके से लोकल का टाइम कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्थानीय समय गणना के बारे में एक बात बता देता हूँ मैं आपको पहले से, कि 1884 के अंदर है ना, 1884 के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें स्थानीय समय गणना के मानक निर्धारित किए गए थे। ठीक है, यानी कि यूके से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा के समय को अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित किया गया। इसे ही ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया, यानी कि जीएमटी। ये अपना जीएमटी है। ठीक है, ये कहाँ से गुजर रहा है लगभग? बताओ कहाँ से गुजर रहा है? ये इंग्लैंड जो देश है वहाँ से ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रहा है। ठीक है,